Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, वो तमाम बच्चे जो 2026 के अंदर ई कैट, बी कैट या एमडी कैट रिलेटेड कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो स्पेशली डिजाइन की है पास एजुकेशन सिस्टम ने उन तमाम बच्चों के लिए जो कि स्ट्रगलिंग फेज में अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके, यानी वो तमाम बच्चे जो ई कैट, एमडी कैट, बी कैट रिलेटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज के बहुत ज्यादा राउंड्स होते हैं, ये कई यूनिवर्सिटी के एक दो राउंड्स होते हैं। तो इन तमाम टेस्ट की तैयारी आप लोग प्रॉपर वे से कैसे कर सकते हो, या वो क्या मिस्टेक्स होती हैं जिनको बच्चे कर रहे होते हैं और उनका टेस्ट एक ही राउंड में क्लियर नहीं हो पाता। तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को एक पेपर को सॉल्व करना चाहिए, कैसे आप तमाम बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आप तमाम बच्चे अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे आप इफेक्टिवली अपने टेस्ट को तैयार करके एक बेहतरीन अच्छा सा स्कोर कर सकते हो और अपना एडमिशन बिना एक साल जाया किए सिक्योर कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट कि अगर आप तमाम बच्चे नस्ट के एनईटी को टारगेट कर रहे हो, जो कि 2026 के लिए हमारे पास फाइनल चांस होगा नस्ट का राउंड नंबर 4, जो कि 13 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। देन वी हैव फास्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट, जिसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईच सेक्शन, और इसके जो एमसीक्यूज की नेचर है वो भी इजी नहीं होती, हार्ड होती है। इसके बाद हमारे पास ई कैट आ जाता है, यानी अगर आप लोग जीके का टेस्ट देने जा रहे हो, आप यूईटी का ई कैट देने जा रहे हो, आप एनईडी का ई कैट देने जा रहे हो, आप मेहरान का टेस्ट देने जा रहे हो, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या कायदे अवाम या इसके रिलेटेड कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, आप एनटीएस का टेस्ट देने जा रहे हो, तो बात करेंगे इन तमाम टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल की, और बात करेंगे कि कैसे आप तमाम बच्चे इन एंट्री टेस्ट को क्लियर कर सकते हो बिना कोई साल जाया किए। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, आप तमाम बच्चों ने सीखना क्या है, लर्न मेथड टू सॉल्व टेस्ट, कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको हमें सीखना है। उसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर। यानी अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी हुई, आप टाइम मैनेजमेंट को इग्नोर करते हो, तो सारी चीजें आप लोगों को आती हैं लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। विदाउट कैलकुलेटर, अगर आप तमाम बच्चे कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, आप एक छोटी से छोटी कैलकुलेशंस को भी कैलकुलेटर के अंदर कर रहे होते हो, तो इससे भी आपके टेस्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल नर्व्स, नर्व्स को कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद डिस्कस करेंगे फियर ऑफ लॉस, कि इस साल मेरा एडमिशन ना हुआ क्या हो जाएगा, इस टेस्ट के अंदर मेरा अच्छा स्कोर ना हुआ क्या हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बोर्ड वर्सेस एंट्री टेस्ट, इससे बर्डन पड़ रहा है, प्रेशराइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर 3 चीजें आप तमाम बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो मैं इसका सलूशन बताने आया हूं यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट के अंदर 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। नॉलेज, अगर आपको नॉलेज, आप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होके जाते हो किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए, आप तमाम बच्चे नस्ट के पेपर में बैठे हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हो, आपको नस्ट की तमाम चीजों का पता है, आपने एक अच्छे से प्रॉपर वे में तैयारी की हुई थी, तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उधर आपको किसी दुश्वारी का सामना नहीं होता, आप बहुत ही आसानी से अपने टेस्ट को सॉल्व कर लेते हो, तो इससे भी आपकी टाइम मैनेजमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। अब दूसरे नंबर पे आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस की बात करें तो अगर आपने एनईटी से पहले या कोई भी एंट्री टेस्ट है, फास्ट का टेस्ट है, एमडी कैट है, या यूईटी का टेस्ट है, एनटीएस का टेस्ट है, या इवन दो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो अगर आप तमाम बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी की होगी, तो आपने उसी पैटर्न पे एफएलपीज और मॉक को सॉल्व किया होगा, तो इससे भी आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन हो जाती है। और थर्ड नंबर पे होता है फोकस। अब फोकस में 2 चीजें हैं, एक है आपका बिफोर एंट्री टेस्ट और एक है ड्यूरिंग एग्जाम। यानी कि अगर आप एंट्री टेस्ट से पहले की बात करें तो आपका फोकस कैसे होना चाहिए, आप लोगों ने रियल टाइम सेट करके उसके मुताबिक अपने टेस्ट को सॉल्व करना है, उसी पैटर्न पे एफएलपीज और मॉक टेस्ट को आप लोगों ने डेडलाइन दे लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि नस्ट के अंदर, अब देखो आपके पास
200 नंबर ऑफ एमसीक्यूज है इन गिवन अमाउंट ऑफ 180 मिनट्स, जो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है वो आपके पास 180 मिनट्स होते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि आप हर एक टेस्ट को 180 मिनट में ही सॉल्व करने की कोशिश करो, आप इसकी डिवीजन भी कर सकते हो, यानी आप टाइम सेट कर सकते हो कि मैंने 10 मिनट के अंदर 50 एमसीक्यूज करने हैं, यानी एक ऐसा गोल डेली बेसिस पे सेट करते जाओ, और जब आपका नस्ट का टेस्ट करीब आ जाए, फास्ट का टेस्ट करीब आ जाए, एमडी कैट का टेस्ट करीब आ जाए, तो तब आप फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे करना शुरू कर दो जिस तरह फास्ट में आता है, यूईटी में आता है, नस्ट में आता है। अब आप डेली बेसिस पे तो पूरा पूरा मॉक टेस्ट नहीं ना सॉल्व कर सकते, आपकी बाकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, बाकी चीजों को भी करना है, न्यू चैप्टर्स हैं उनकी लर्निंग करनी है। सो आई विल रिकमेंड के डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आपकी 50 से 100 एमसीक्यूज की लाजमी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप 50 एमसीक्यूज भी नहीं कर पा रहे, 100 भी नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आपके 20 टू 30 एमसीक्यूज की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक चीज को मैंने ऑब्जर्व किया, वो तमाम बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते, वो उनमें ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी डेली बेसिस पे टेस्ट को सॉल्व नहीं किया होता। अगर वो टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पूरी अपनी तैयारी के अंदर एक ही मॉक टेस्ट को और एक ही फुल लेंथ पेपर को सॉल्व किया होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी किया ही नहीं होता है और वो डायरेक्ट जाके पेपर देने चले जाते हैं। तो वो बच्चे देखा गया है कि जो डेली बेसिस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके स्कोर ज्यादा अच्छे होते हैं, उनके स्कोर बूस्ट अप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो रात के अंदर, शाम के अंदर याद रखिए, अपना 30 से 40 मिनट का टाइम बना लीजिए जिसमें आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करें। नंबर 3 पे आप लोगों की फोकस वगैरह, अब फोकस आपका होना चाहिए कि आप पेपर से पहले जो तैयारी कर रहे हो, तैयारी के अंदर आप लोगों ने टारगेटेड चलना होता है। अब टारगेट आप लोगों का ये नहीं होना चाहिए 6 से 7 में ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा। अब 6 से 7 आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने जबरदस्ती खुद को फोर्स करना है कि आप फोर्स कर रहे हो कि आप उस टाइम में पढ़ो, तो अपने आप को फोर्स करके नहीं पढ़ाना। आप तमाम बच्चों ने पूरे डे का स्केड्यूल सेट करना होता है कि आज के दिन में मैंने मैथ के ये चैप्टर करने, फिजिक्स के ये चैप्टर करने, उसके मुताबिक आप इन तमाम चीजों को करते जाइएगा। तो अगर कोई भी बच्चा नॉलेजफुल, एक रेलिवेंट, हर यूनिवर्सिटी का रेलिवेंट डेटा आप लोग पढ़ के जाते हो, उसकी तमाम चीजों को कवर अप करके जाते हो, कोई सिलेक्टिव पढ़ के नहीं जाते, सारा कोई थोरोली पढ़ के जाते हो, और साथ में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करके जाते हो, आप हर रोज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एंड पे आके एफएलपीज मॉक को सॉल्व कर रहे हो, और आप लोग ये सारी चीजें फोकस के साथ कर रहे हो। फोकस कैसे इंक्रीज किया जाता है? फोकस इंक्रीज करने के लिए डेडलाइन रखो, टाइम को सेट कर लो कि इतने टाइम में मैंने ये चैप्टर वाइंड अप करना है, इतने टाइम में मैंने इतने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, फिर फोकस होगा। अगर बिना डेडलाइन के, बिना टाइम के आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो एक वही चैप्टर 4 घंटों में होगा। अगर एक डेडलाइन रखोगे तो वही चैप्टर आप आधे घंटे, 1 घंटे में कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तमाम बच्चे इन 3 चीजों को अपने अंदर एडॉप्ट कर लो तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपके पेपर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अब विदाउट कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट है वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। प्यास यूनिवर्सिटी में अलाउ किया जाता है, एनईडी के अंदर अलाउ किया जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में अलाउ होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि आप लोग नहीं जानते कि किसी टाइम पे यूनिवर्सिटी एक छोटी सी अनाउंसमेंट दे सकती है कि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, यानी प्यास यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे मेंशन कर दे। यू नेवर नो कि कब ये स्टेटमेंट आ जाए, एनईडी के अंदर कब ये स्टेटमेंट आ जाए। अब अगर आप कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हैं तो आप प्यास या एनईडी के टेस्ट को एक दफा साइड पे भी रख लो। तो क्या हर बच्चे ने एनईडी और प्यास में ही जाना? बच्चों ने तो नस्ट में भी जाना है। बच्चों ने इवन दो प्यास और एनईडी से ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं फास्ट के अंदर, नस्ट में जाना चाहते हैं, यूईटी ई कैट क्लियर करना चाहते हैं, एनटीएस का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं। अब इन तमाम टेस्ट में तो आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो हमें अब कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस को सॉल्व कैसे करना, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आपका कोई भी प्रोविंस है, आप पंजाब बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, आगा खान बोर्ड से हो, सिंध बोर्ड से हो, कराची बोर्ड से हो, आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी बोर्ड से हो, तो आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, आप तमाम बच्चों की बुक्स के अंदर जो केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब उसके अंदर कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो ना कि आपकी एक ऐसे मेंटालिटी सेट हुई है कि हमने तो 100% एंड पे आंसर निकालना ही निकालना है, क्योंकि आप लोग देख रहे होते हैं अपने बोर्ड के मुताबिक। अब बोर्ड के अंदर बिल्कुल ऐसे ही चीजें होती हैं कि एग्जैक्ट आंसर निकाला जाता है और उसके मार्क्स होते हैं और स्टेप वाइज करना पड़ता है। लेकिन एंट्री टेस्ट इससे टोटली हट के गेम होती है। अब एंट्री टेस्ट के अंदर बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन आया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है और उसके बाद आपको इसके 4 ऑप्शंस मिलते हैं,
ए बी सी और डी। अब आप तमाम बच्चों ने करना क्या होता है, आपने स्टेटमेंट के मुताबिक देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट अगर हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 17 डिवाइडेड बाई 10, अब इसका आप लोगों ने आंसर देखना है। अब एक तो सिंपल सी चीज होती है, आप लोग कैलकुलेटर को यूज कर रहे होते हो। अब अगर आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको एग्जैक्टली इसका आंसर निकालना है पॉइंट्स के अंदर भी। अब अगर आप एंट्री टेस्ट में कर रहे हो ना, तो अब आप लोगों ने इसके आंसर्स को ऐसे जज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शंस हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए 17.1, एक आ जाए हमारे पास 1.7, एक आ जाए 0.7 और एक आ जाए 0.07। अब आप तमाम बच्चे सबसे पहले देखोगे कि अगर आप 10 और 17 को डिवाइड करने की कोशिश करते हो, यानी 17 डिवाइडेड बाय 10, यू नो वेरी वेल कि 10 2 20 हो जाता है, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग तो नहीं होगा, 10 1 10 होता है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब आगे मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, ये 1 पॉइंट समथिंग मैंने देखा तो मुझे कहां पे नजर आया, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे इस बीटा ऑप्शन के अंदर नजर आया, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे बीटा ऑप्शन के अंदर ये नजर आया। सो इट मींस कि अगर आप तमाम जैसे यहां पे 7 पॉइंट लगा, आपने 10 1 10 किया तो 7 यहां पे टेकन हमारे पास हुआ, ठीक है। अब आपने पॉइंट लगा तो 0 लग गया और 10 7 हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा। सो इट मींस कि आप तमाम बच्चों ने इसको ये पूरा सॉल्व नहीं किया, आपने सिर्फ 1 पॉइंट से आपने जज कर लिया। अब ये तो एक बहुत बेसिक और छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं। यू कैन अप्लाई ऑन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा तादाद में बड़े बड़े नंबर्स उनकी डिवीजन आ जाती है नस्ट में, फास्ट में, एनईडी में, तो आपने इसी पैटर्न पे देखना है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं, आपने उससे मिलता जुलता देख लेना है और उसी में आप लोग जज कर सकते हो। अब कोई बच्चा इसको पूरा आगे सॉल्व करने में अपना 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेगा, तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम बन जाती है। सो दिस इज हाउ यू कैन अडॉप्ट दीज ऑल टेक्निक्स एंड यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, एनी एमसीक्यूज इन योर एंट्री टेस्ट विदाउट कैलकुलेटर। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बाकी शॉर्टकट्स तो मैं आप तमाम बच्चों को बताता ही रहता हूं। जैसे पॉइंट्स में अगर आ जाता है तो पॉइंट्स में कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे बच्चों को बताया जाए 0.0035 है, अगर मैं कहता हूं इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो 0.7 के साथ, तो अब तमाम बच्चे इसको समझ लो कि इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब इसका सिंपल सा तरीकाकार ये होता है कि पॉइंट्स को इग्नोर कर दो और पॉइंट्स को इग्नोर करके इनको मल्टीप्लाई करो, देन यू विल जस्ट हैव 35 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 5 अगर आप लोग करोगे तो 35 5 और टेकन 3 आ जाएगा। 7 3 21 और 24, तो ये 24 मैंने यहां पे लिख लिया, यहां पे मैंने इसको 24 को लिख लिया। तो इस तरह आप तमाम बच्चे यहां पे देखिएगा, 3 7 21 और 3 हमारे पास कितना 24, तो ये 24 आप तमाम बच्चों ने लिख लिया। आगे हमारे पास कितना आ गया, ये 3 0। अब देखो आगे भी तो हमारे पास आ रहा था, अब आप तमाम बच्चों ने क्या किया, 3 7 21 और 3 हमारे पास 24 4 और अब आगे टेकन 2 आ गया, मैंने देखा तो आगे 0 भी थी, 7 0 0 और ये हमारे पास 2 आ गया, फिर 7 0 और ये 7 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉस करोगे और फिर यहाँ पे ये 0 5 के साथ, फिर 0 3 के साथ और आगे 3 0 है, 1 2 3, गॉट इट। अब आप लोग चेक करोगे ये 5 4 2 0 0 0। अब आप तमाम बच्चे देखोगे इसका एग्जैक्ट आंसर हम कैसे निकालते होते हैं। यहां पे आप तमाम बच्चों ने देखना है कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहां पे कितने आ रहे हैं, यहां पे 1 आ रहा है, तो यहां पे 4 थे, यहां पे 1 था, तो टोटल कितने आ गए 5। सो इट मींस के पॉइंट के बाद 5 हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5। सो इट्स आंसर विल बी व्हाट, 0.00245। तो जब भी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका मेथड होता है। सो दिस ऑल टेक्निक्स यू शुड मस्ट लर्न टू सॉल्व योर एनी एंट्री टेस्ट। तो ये होता है कि आप लोग कैलकुलेटर के बगैर कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल नर्व्स। अब नर्व्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। यू आर द ओनली वन जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस टेस्ट को क्लियर करेगा और आपको तमाम चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, आपने तमाम प्रिपरेशंस को कंप्लीट किया हुआ है। बिकॉज आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रखे हैं, जिसने तमाम टेक्निक्स भी सॉल्व की हुई हैं, वो समझ के आए हुए हैं, आपने वो तमाम टेक्निक्स को भी पढ़ा हुआ है, कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करना है, आपने वो सारी की सारी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को भी पढ़ लिया और आप तमाम बच्चों ने एक एक चीज को पढ़ लिया जिससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि कैसे आप अपने एंट्री टेस्ट को अच्छे तरीके से एस कर सकते हो। आपने रियल टाइम
प्रैक्टिस भी कर ली हुई है, तो उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास एक चीज आती है कि हम अपने टेस्ट में बैठे तो नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए इधर सराउंडिंग पे ध्यान नहीं देना। आप लोग एमडी का टेस्ट दे रहे हो, वहां पे हॉल में बैठे हो, नस्ट का टेस्ट दे रहे हो, वहां पे हॉल में बैठे हो, आप ई कैट दे रहे हो, ठीक है, आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हो, तो नॉर्मली बच्चा पैनिक नस्ट के टेस्ट में होता है, वहां पे काफी ज्यादा स्टूडेंट आपको एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नजर आ रहे होते हैं। अब यूईटी के टेस्ट में जाते हो, एनईडी में जाते हो, तो डिफरेंट लैब्स के अंदर और होता है, मैक्सिमम एक क्लास के अंदर आपके पास 35 40 25 इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जब नस्ट के हॉल में जाते हो, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बच्चा पैनिक हो जाता है। तो आसपास सराउंडिंग पे ध्यान नहीं देना कि इतने ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, उनमें मेरी कैसे सिलेक्शन होगी। तो ये ख्याल रखना है, ये सोचना है कि आपकी ही सिलेक्शन होगी अगर आपने ये तमाम चीजों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है कि आपका कंपटीशन खुद के साथ है, कि आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं, जितनी प्रिपरेशंस की हैं, अब उनमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा और आप कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह इंशाल्लाह आप अपने नर्व्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फियर ऑफ लॉस। अब फियर ऑफ लॉस होता क्यों है, पहले इसको समझ लें। फियर ऑफ लॉस हमारे पास तब होता है कि व्हेन यू आर ओनली वन ऑप्शन, यानी वो तमाम बच्चे, मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि वो तमाम बच्चे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल टेस्ट, जो कि एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनमें ये चीज ज्यादा देखी गई है और वो ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अब मेडिकल वाले बच्चों को अनफॉर्चुनेटली इस चीज का गाइड ही नहीं किया जाता है कि वो मेडिकल के अलावा बाकी फील्ड में भी जा सकते हैं। इवन दो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल चूज किया होता है बाई चांस, उन्होंने बाई चांस चूज किया होता है, नॉट बाई चॉइस। उनका ये बाई चॉइस डिसीजन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स ने कह दिया कि आप एमडी कैट मेडिकल की स्टडीज कर लो, सब्जेक्ट्स वो चूज कर लिए एफएससी के अंदर। किसी के जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया था, उन्होंने कहा आप इसी लाइन पे आ जाओ। किसी के मेडिकल में लिया था, उन्होंने कहा नहीं अब आप इंजीनियरिंग में जाओगे। कोई इंजीनियरिंग में था, उसने कहा नहीं आप मेडिकल में जाओगे। सो देयर कुड बी सो मेनी अदर ऑप्शंस कि आप लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया। तो यहाँ पे बाई चांस आपका ये डिसीजन हुआ, आपका ये बाई चॉइस ना हुआ, आपकी इनर वॉइस नहीं थी। और आपका जो टेस्ट था, इंटरेस्ट था, वो कंप्यूटिंग फील्ड में था, आपका मैनेजमेंट की फील्ड में था। तो यस ऑब्वियसली आपको अपने उस टेस्ट के मुताबिक भी जाना चाहिए है और आप मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास रख लो। मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा एमडी कैट को पहली प्रायोरिटी पर रखो। लेकिन अगर एमडी कैट क्लियर नहीं हो रहा, अब एक तो यहाँ पे ये सिनेरियो है ना कि अगर आप एमडी कैट का टेस्ट देते हो और आपका ऑलमोस्ट 2 to 3% एग्रीगेट का डिफरेंस आता है, वो चीज समझ में आती है, आप लोग गैप ईयर पे चले जाते हो, आप उसको रिपीट कर लेते हो, इंप्रूव कर लेते हो। लेकिन इफ द डिफरेंस इज अबव देन 10% या उससे ज्यादा का डिफरेंस है, 15% का डिफरेंस आ रहा है, 30% का डिफरेंस आ रहा है, तो इन स्टूडेंट्स को अब मेरे ख्याल में अपने साल जाहिर नहीं करने चाहिए। और इवन दो जो सिलेक्शन भी ले रहे हैं बच्चे, आपका क्या होगा, आप एक टेस्ट दे लो, यानी नॉर्मली 1500 2000 3000 5000 फी होती है अप्लाई करने की। इस 2-3 हजार फी के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे, साल नहीं जाया होगा। तो इस चीज को आप लोग समझो कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बात करते हो, जैसे एनटीएस का टेस्ट है, आप वो एनटीएस का टेस्ट दे लो, 1000 1500 2000 उसकी फी है। आप लोग यूईटी का टेस्ट दे लो, 3 4 5000 उसकी फी होती है। फास्ट का टेस्ट दे लो, आप लोग उसमें 5 6 7 हजार रुपए उसकी फीस है। नस्ट का टेस्ट दे लो, उसमें 5 6 7 हजार रुपया फी होगी। तो ये अगर आप इनके टेस्ट दे लेते हो तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके फ्यूचर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, फिर आपको फियर ऑफ लॉस नहीं होगा कि एमडी कैट में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक साल जाया। अगर एमडी कैट में नहीं हुआ दैट इज इक्वल टू 1 ईयर लॉस। तो ये आपको फियर ऑफ लॉस नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इवन दो कई आप में से ऐसे बच्चे होंगे, और मैंने देखा है जो मेडिकल में उन्होंने डिग्री ली हुई थी, एफएससी प्री मेडिकल में वो थे, उसके बाद वो कंप्यूटिंग फील्ड में गए और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन दो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि हमारे पास बैच होते हैं ना, बैच में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स में से आई वाज शॉक के मेडिकल के बच्चे टॉप कर रहे हैं नस्ट के अंदर, यानी उन्होंने पूरे 2 साल, और मैट्रिक अगर ओ लेवल की बात करूं, किसी बच्चे ने 2 साल में किया, 3 साल में किया, मैट्रिक 2 साल में किया, लेकिन उन्होंने इंटर में भी 2 साल पढ़ा, तो 4 5 साल बियोलॉजी पढ़ी है, मैथ को नहीं पढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद वो अगर नस्ट के अंदर गए और नस्ट में मेडिकल के बच्चे हो गए, फिर नस्ट के कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे होते हैं। सो थिंग इज कि आपकी वो इनर वॉइस होती है, आपकी वो अंदर की चीज होती है, जिससे आपको पता चल रहा होता है कि आपने किस लेवल की प्रैक्टिस करनी होती है, किस लेवल की चीजें करनी होती है। गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस। अब नस्ट आपको यूईटी कॉमसेट्स ऑफर करता है कि विदाउट एड मैथ आप लोग जा सकते हो कंप्यूटिंग फील्ड में, जबकि जीकी में फास्ट में जाने के लिए मेडिकल वाले बच्चों को जीकी और फास्ट में कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको एडिशनल मैथ का पेपर देना पड़ता है। गॉट इट। मैनेजमेंट साइंसेज वगैरह में आप तमाम बच्चे जा सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं बोर्ड वर्सेस एंट्री टेस्ट। तो इन तमाम चीजों के लिए ये बर्डन प्रेशर से आप लोगों को इन तमाम चीजों के सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस और इस तरह आप लोगों को ये सारी टेक्निक्स, इसके लिए हमने एक सुपर प्रीमियम बैच को लॉन्च किया है जिसमें आप इस नंबर पर राब्ता करके आज ही अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका गैप ईयर ना जाए, अगर आप चाहते हो कि इसी साल 2026 में आप लोगों का एडमिशन हो, तो इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो कि हमें पता चला था कि आपका एक न्यू सुपर प्रीमियम बैच है जिसमें आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज की ई कैट, बी कैट और एमडी कैट की तैयारी करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब इसमें फीचर्स आप लोगों को क्या मिलेंगे, इसमें फीचर्स की बात करूं तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होंगी, हमारी वीकली क्लासेस नहीं होती हैं, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। अब उन लाइव क्लासेस में आपको एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जितने भी टॉपिक वाइज आप लोगों को सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं और साथ ही टॉपिक वाइज उनके लेक्चर नोट्स दिए जाते हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में 2-2 घंटे में एक्सप्लेन किया जाता है। फिर उसी टॉपिक के आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं टॉपिकल, और उसके बाद जब ये टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते पूरा चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर की क्विक रिवीजन होती है और फिर साथ उसकी वर्कशीट दी जाती है और साथ उसका टेस्ट दिया जाता है और उस टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाता है। दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन आवर बैचेस। हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे, तमाम टॉपिक्स तमाम चैप्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के कवर अप होंगे। उसके बाद आप तमाम बच्चों को यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो वर्कशीट और टेस्ट जितने भी हैं वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों के लिए हमारे टेस्ट सेशंस होते हैं। अब टेस्ट सेशंस में आपके पास चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक टेस्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को 24/7 टीचर की असिस्टेंस होती है कि आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आपके डाउट ग्रुप्स, डाउट सेशंस होते हैं, उसमें आप लोग पूछ सकते हो। तो हमारा ये जो न्यू सुपर प्रीमियम बैच है इसमें आने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। लास्ट पे आप तमाम बच्चों को यहाँ पे मैं 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में गाइडलाइन देना चाहता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे फास्ट की बात करें, अब फास्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, रिमेंबर दिस थिंग के फास्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल 3 वजह से होता है। एक तो फास्ट के अंदर यू आर स्पेसिफिक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इन विच यू हैव टू सॉल्व अ स्पेसिफिक सेक्शन, उसके बाद वो सेक्शन लॉक हो जाता है। जैसे हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है, बेसिक मैथ है, एडवांस मैथ है, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ता है जो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप उससे पहले सॉल्व कर लेते हो तो एक्स्ट्रा जो टाइम होता है दैट वॉन्ट बी एडेड इन योर नेक्स्ट सेशन, वो आपका समझो वेस्ट हो गया। अगर आप उससे लेट करते हो फिर भी वो लॉक हो जाएगा। तो हर एक सेक्शन का अपना स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपको 120 एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ता है और उसी का स्पेसिफिक टाइम होता है। उसके बाद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आ रही होती है, जैसे आप 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी आपके बेसिक मैथ में, आपके पास यहाँ पे आईक्यू के अंदर, और बाकी इंग्लिश वगैरह में इससे नेगेटिव मार्किंग कम होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट होता है। थर्ड नंबर पे जो नस्ट के जो फास्ट के अंदर एमसीक्यूज आ रहे होते हैं वो नस्ट की तरह के डिफिकल्ट होंगे जैसे उसमें एडवांस मैथ का आता है। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं अगर आप एप्टीट्यूड की बात करो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंपटीशन टफ होता है और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रही होती है नस्ट यूनिवर्सिटी। अब उसमें आप तमाम बच्चों के पास 180 जो टोटल मिनट्स है वो होते हैं और 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। और उसके बाद यूईटी के अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज है, 100 मिनट्स होते हैं और उसमें आपको 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करना था। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग इस साल से नहीं हुई थी। तो अगर आप तमाम बच्चे इन तमाम रियल टाइम अप्रोच और इन तमाम चीजों को एक रियल टाइम के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो जिसमें आपको एक ही बैच में ये सारी चीजें हो, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।